डियर एस्पायरेंट्स, इससे पहले का जो हमारा वीडियो था वो हमारा पार्ट 1 था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, 6th सेंचुरी BC एगो जो था वो उसका पार्ट 1 मैंने पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था किस प्रकार से उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करी, उसी प्रकार से अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करी थी। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछली बार बताया था, आ चुका है काफ़ी बार, कि ऐसा कौन सा शासक था जिसके साथ वही हश्र हुआ जो उसने अपने पिता के साथ किया था। तो उसका उत्तर था अजातशत्रु। दोस्तों, आज इस टॉपिक में आपको इससे रिलेटेड पार्ट जो सेकंड है उस पर ले चलूँगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछला वीडियो आप अवश्य देख लें और इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक शेयर कर दें। दोस्तों, ज्ञान प्लैनेट चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो पार्ट 1 था उसमें उदयन ने अपने पिता की हत्या की। उसके पिता का नाम अजातशत्रु था और उसको अपने गद्दी पर स्वयं काबिज हो गया। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। जो सेकंड पार्ट है वो उदयन के बाद उसका पुत्र जो था, उदयन का शासनकाल जो था 460, जिस समय उसने अपने पिता की हत्या की थी, और 444 तक। यहाँ पर इसके बाद उसका पुत्र ने उसको अपनी राजगद्दी से हटा दिया। उसको वहाँ से हटाकर उसका जो पुत्र था नागदशक, पुत्र को और पिता को जरूर आप इस स्टोरी में ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बिंबिसार ने 3 शादियाँ की थी। उसमें उनके एक पुत्र जन्म हुआ जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने कुछ वर्षों तक युवराज की गद्दी संभाली, लेकिन उसको नहीं अच्छा लगा और उसने अपने पिता को उसकी हत्या कर दी और उसके बाद वो स्वयं गद्दी पर बैठ गया। और वही हिस्सा उसके पुत्र उदयन ने भी किया और उसकी हत्या नहीं की उसके पुत्र ने, लेकिन उसको उसकी राजगद्दी से हटा दिया और स्वयं नागदशक वहाँ पर बैठ गया, जो कि 444 BC में बैठा था। और यही नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। ये वंश कौन सा मैंने आपको पढ़ाया था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। तो नागदशक को हुआ क्या कि नागदशक को उसके ही अमात्य शिशुनाग ने वहाँ से हटाकर उसकी हत्या की और स्वयं उसकी गद्दी पर बैठ गया। तो जो उसके अमात्य थे, अमात्य एक पद होता था उसके बौद्ध धर्म के शासनकाल में। इसको अमात्य, जो कि 3rd या 2nd मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद माना जाता था, महामात्र और अमात्य। तो उसके नागदशक जो कि अंतिम शासक भी था, अंतिम शासक इसलिए था क्योंकि नागदशक के बाद उसके अमात्य ने ही, जिसका नाम था शिशुनाग, इस शिशुनाग ने ही नागदशक को हटाकर उसको मारकर उसकी गद्दी पर अपना स्थान जमा लिया, अपना कब्जा कर लिया। तो वहीं से शिशुनाग ने अपने ही वंश की स्थापना कर दी, जिसको उसने खुद कह दिया, बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा बना, जिसको उसने खुद कह दिया कि ये शासन होगा शिशुनाग वंश के नाम से, जो कि वो 412 ईस्वी से 444 ईस्वी तक इस शिशुनाग वंश का कार्यकाल रहा। शिशुनाग वंश का कार्यकाल 412 से 344 तक रहा, जिसमें शिशुनाग स्वयं, जो अमात्य था जिसने नागदशक को मारा था, वो स्वयं राजा बन चुका था। तो शिशुनाग वंश का प्रथम शासक कौन था? शिशुनाग वंश। और यही इसका स्थापक भी था, जो स्वयं 412 से 394 BC तक उसने राज किया था, जिसने अपनी राजधानी को वैशाली, जो राजधानी थी वैशाली को अपनी राजधानी के रूप में स्वीकार किया था। इससे पहले उदयन ने जब अपने पिता अजातशत्रु को मारा था, उसने भी काफ़ी कार्य कराए, जिसमें पाटलिपुत्र नगर को उसने बसाया था और उस उदयन ने उस नगर को अपनी राजधानी भी बनाया था। लेकिन जब शिशुनाग वंश की स्थापना हुई और शिशुनाग जब राजा बना, तो उसने पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी शिफ्ट करके वैशाली को बना लिया था। तो वैशाली शिशुनाग वंश के समय में राजधानी हुई थी। और इस शिशुनाग वंश के बाद इसका पुत्र कालाशोक, पुराणों में इसको काकवर्ण भी बोला जाता है, कौवे जैसा वर्ण, काला वर्ण, तो काला रंग। ये कालाशोक कब से कब तक इसका शासनकाल रहा? कब बैठा था? 394, जब शिशुनाग अपनी राजगद्दी से गया, उसके बाद 394 से 366 तक इसका जो शासनकाल है रहा है। और वैशाली से हटाकर इसने फिर से
राजधानी पाटलिपुत्र को शिफ्ट कर दिया। दोस्तों पाटलिपुत्र एक ऐसा केंद्र हुआ करता था, इसमें हर प्रकार के विहार, हर प्रकार के जो बौद्ध भिक्षु या बौद्ध प्रकार की संगीतियाँ हुआ करती थी। काफ़ी समृद्धशाली एक शहर था ये पाटलिपुत्र। इसीलिए पाटलिपुत्र के पीछे सभी राजाओं ने इसको अपनी राजधानी घोषित करना चाहा और किया भी आगे चलकर। तो शिशुनाग वंश में शिशुनाग का पुत्र कालाशोक काकवर्ण राजगद्दी पर बैठा। इसने 394 से 366 BC तक शासन किया। इसने अपनी राजधानी वैशाली से शिफ्ट करके पुनः पाटलिपुत्र को बना लिया था। और इसकी मृत्यु कैसे हुई? जब ये अपनी ही राजधानी पाटलिपुत्र में घूम रहा था तो महापद्मनंद नामक एक व्यक्ति ने चाकू से इसकी हत्या कर दी। ये भ्रमण के लिए गए थे कालाशोक, जिसको काकवर्ण भी बोलते हैं, लेकिन अपनी ही राजधानी में घूमते समय महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। लेकिन अभी महापद्मनंद गद्दी पर नहीं बैठा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महापद्मनंद इस समय गद्दी पर नहीं बैठा था, क्योंकि जब कालाशोक की मृत्यु हुई उस समय कालाशोक के पास 10 पुत्र राजगद्दी पर बैठने लायक थे। इन 10 पुत्रों ने थोड़ा थोड़ा समय बिताकर कुल 22 वर्षों तक और शासन किया, जो कि 366 में मृत्यु के बाद 344 BC तक, इन 22 वर्षों तक उनके 10 पुत्रों ने क्रमशः शासन किया। और इसी के बाद 344 BC के बाद पुनः महापद्मनंद आया और उसने इनकी सेना पर आक्रमण करके अपने वर्चस्व को साबित किया और उसने नंद वंश की स्थापना कर दी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नंद वंश का प्रथम शासक और संस्थापक कौन था? आप बताइएगा। महापद्मनंद इसका एकमात्र शासक और इसका संस्थापक था। एकमात्र शासक आप नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके बाद इससे भी बलशाली धनानंद, जो इसके 8 पुत्रों में से एक था, आया। तो जब 344 BC में इन पर आक्रमण करके, यानी कि शिशुनाग वंश पर आक्रमण करके इस वंश को यहीं पर खत्म कर दिया और स्वयं 344 BC में एक छत्र राज्य के नीचे अपने नंद वंश को स्थापित किया, जिसका शासनकाल इस नंद वंश, पूरे नंद वंश का शासनकाल 323 BC तक रहा। और इस पूरे शासनकाल में 2 ही राजा हुए, महापद्मनंद जिसको पुराणों में सर्व क्षत्रांतक की उपाधि मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसने सभी क्षत्रियों का नाश किया था, और यही नाश जो कि भार्गव ने, इसको भार्गव भी कहते हैं, परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है। वही परशुराम जिसने भी एक बार क्षत्रियों का विनाश किया था, ऐसा माना जाता है। तो सर्व क्षत्रांतक और भार्गव पदवी भी उसी समय के जनमानस ने दी थी इसको। महापद्मनंद नाम याद रखिएगा। और इसने अपने नंद वंश में बहुत ज़्यादा विस्तार कर लिया। इसने सबको जीतकर, अवंती को जीतकर, सभी को जीतकर एक राज्य में मिला लिया और पूरे भारतवर्ष को एक छत्र, एकजुट बना लिया था। और उस समय इसने 2 पदवियां धारण करी। क्वेश्चन आ जाता है कि एक राट और एक छत्र नाम की उपाधि किस वंश के शासक ने ग्रहण की थी? ध्यान रखिएगा, नंद वंश के शासक महापद्मनंद ने। एक राट और एक छत्र। एक छत्र क्या होता है? सभी एक ही सर्वस्व एक ही चीज़, एक ही शासन के नीचे। तो उसको एक छत्र की उपाधि भी उसने ग्रहण की थी। और इस महापद्मनंद के, जिसने कालाशोक की चाकू मारकर हत्या की थी, उसके 8 पुत्र थे। और इन्हीं 8 पुत्रों में से एक सर्वशक्तिमान पुत्र था, जिसका नाम था धनानंद। वही धनानंद जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी गद्दी से हटाकर चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो मैं मौर्य वंश आपको अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। धनानंद ये सिकंदर के समकालीन व्यक्ति था। उस समय सिकंदर भी आक्रमण कर रहा था भारत पर, भारत में आया था, और धनानंद भी इधर उत्पात मचाए हुए था। काफ़ी कर लगा दिए थे, बहुत ज़्यादा कर के ऋणी होकर वहाँ की जनमानस, जो जनता थी, परेशान हो गई और उद्वेलित हो गई। और इससे वहाँ पर जो प्रजा थी वो नाखुश थी और चाहती थी कि कोई ना कोई इस
धनानंद का नाश करे और इस नंद वंश की समाप्ति करे। तो इसके बाद फिर चाणक्य, ऐसा कहा जाता है चाणक्य कौटिल्य इनके राज दरबार में एक बार आए, जहाँ पर उनका अपमान हुआ तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं तुम्हारे इस वंश को, नंद वंश को ध्वस्त करके रख दूंगा। फिर इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर, चंद्रगुप्त मौर्य या इसको मौर्य, मौर्य भी कहते हैं, इसी से उसका नाम मौर्य पड़ा, तो उसके साथ मिलकर चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी और चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक एवं प्रथम शासक घोषित किया। वो मैं कहानी अगले एपिसोड में लेकर आऊँगा। फिलहाल के लिए आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, दोनों पार्ट ध्यान से देखिएगा और नोट्स पूरी तरह से बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ये पूरा स्क्रीनशॉट पार्ट 2 का है और पार्ट 1 का भी पूरा स्क्रीनशॉट आप लेकर ये अपनी कॉपी पर नोट करके रख लीजिएगा। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक बटन जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।